आज हम बात करेंगे कि मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई क्यों करता है। देखिए, आरबीआई भारत के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है ना, उनका सबका बाप है, सबसे ऊपर बैठता है। उसका काम होता है देश में चल रही जो आर्थिक गतिविधियां हैं, मुद्रा किस प्रकार से लोगों तक पहुंचे, किस तरह से ब्याज दरें होनी चाहिए, भारत का आर्थिक विकास जो है वो किस तरह से सुनिश्चित हो, भारत का भुगतान संतुलन का जो सिस्टम है, यानी भारत से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उसको बैलेंस में बनाए रखने के लिए जो आर्थिक स्थिरता की जरूरत होती है, उसको कैसे बनाए रखना है, महंगाई ज्यादा न हो, इस तरह से ओवरऑल जो आर्थिक स्थिति है किसी भी देश की, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो काम करता है। आरबीआई के सामने कई बार संकट भी आते हैं, जैसे सरकार का हस्तक्षेप होता है इत्यादि, लेकिन फिर भी जो वित्तीय क्षेत्र है, एक तरह से जो मुद्रा से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है, उसमें आरबीआई अकेला जिम्मेदार है। पर बात ये आती है कि आरबीआई ही ये काम क्यों, सरकार क्यों नहीं करती ये काम। भाई, सरकार के अंडर है आरबीआई। सरकार अपने आप में जिस तरह से राजकोषीय नीति का निर्माण करती है, सरकार संसद में बैठ के ये तय करती है ना कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना पैसा कहाँ से आना चाहिए, कौन सी योजना जानी चाहिए। तो आरबीआई को क्यों दे रखा है मौद्रिक नीति को संभालने का काम, ये खुद सरकार संभाल ले। अब आप ये कहोगे कि भाई उसी का तो पार्ट है, ये बिल्कुल उसका पार्ट है, लेकिन इसके पीछे देखिए कुछ रीजंस हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा मुद्रा जो है उसका क्या काम है। मुद्रा का काम है एक तो मूल्य की मापक, मूल्य की मापक। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो उसने आपके काम की वैल्यू पैसे में तय कर ली और फिर ये किया कि भाई तुमने 8 घंटे काम किया है, 8 घंटे की तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारे काम की वैल्यू है 300 रुपए, और ये पकड़ 300 रुपए हिसाब बराबर। अब हुआ क्या कि उसने उस काम को पैसे में तोला, पैसे में वैल्यू तय करी और उसको दे दिया, वो मनी पकड़ा दी। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आप अंबानी के यहाँ काम कर रहे हो, तो अंबानी के यहाँ काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अब बाद में अंबानी को कहो भाई हिसाब तो बराबर तब होगा जब जितना काम मैंने तेरे यहाँ पे किया उतना काम तू मेरे घर पे आके करे। ऐसे तो होना नहीं है। तो इसलिए मुद्रा ने क्या कि बहुत सारे कामों को आसान कर दिया। एक, लेन देनों का माध्यम, लेन देनों का माध्यम। देखिए, सबसे प्राथमिक कार्य तो यही है मुद्रा का। पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी कि किसी वस्तु के बदले आपको वस्तु देनी पड़ती थी। आपके पास टमाटर है, किसी के पास गेहूं है, तो आप गेहूं दे दो और टमाटर ले लो, काम बराबर, हिसाब बराबर। लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। एक तो बड़े स्तर पर नहीं जा सकता, आप यहां से अब केरल देने थोड़ी जाओगे, टमाटर थोड़ी देने जाओगे, उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती थी। प्लस उसमें फंजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 किलो गेहूं है और 1 टमाटर अगले के पास, अब आपके गेहूं की कीमत आधे टमाटर के बराबर हो रही है, उसने आधा टमाटर को काट के देगा, आधा खराब हो जाएगा। दूसरा बात, मान लो कि 3/4 टमाटर के बराबर हो रही वैल्यू, तो वो 3/4 कैसे आ रही है, यानी कि स्केल लेके थोड़ी बैठोगे कि भाई इतने से इतने तक का होगा। तो ये प्रॉब्लम आती थी उसमें। फिर धीरे धीरे मनी डेवलप हुई, तो इसके बाद मनी का एक बहुत बड़ा रोल आने लग गया आय के पुनर्वितरण में। पुनर्वितरण का मतलब यह है कि अगर कहीं पर मुद्रा पड़ी है या फिर जो आय है मुद्रा के रूप में, उसका वापस एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो कैसे पहुंचती है। जहां सरप्लस है और जहां डेफिसिट है, तो सरप्लस से डेफिसिट की तरफ कैसे आती है वो आप देखिए। फॉर एग्जांपल की एक एफआई है। एफआई का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। एक तरफ है हम जैसे लोग, जनता, ठीक है, एक तरफ है अंबानी। अब क्या है कि देखिए, लोगों के पास जो पैसा है वो क्या करते हैं, किसी एफआई के पास जमा करवाते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास थोड़ा थोड़ा, किसी ने 10 करवाया, किसी ने कितना कमाया, इससे करके इसके पास इसकी तिजोरी भर गई। के बदले लोग ये जो पैसा यहां पे जमा कराए, इसके बदले ये एफआई इनको क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, क्योंकि इनके पैसे पड़े हैं। देखिए कैसे दे रहा है, इसने क्या किया कि यहां से कुछ पैसा अंबानी को दिया लोन में, और इसके बदले अंबानी ने इसको क्या दिया, ब्याज दिया। अंबानी से इसने ब्याज लिया 10 रुपए, इसने इसको दे दिया 8 रुपए, 2 रुपए इसके पास जुड़ गए। अब ये 2 रुपए से पता नहीं कितने इसके पास 2 रुपए जुड़ते जाते हैं। बहुत सारे लोगों को दे रहा है, बहुत सारे लोगों को औरों को दे रहा है। अंबानी ने यहां पर क्या किया कि ये जो 10 रुपए लिए, जो पैसा लिया था, 1 लाख रुपए लिए थे मान लो, इसने लगाया बिजनेस में, बिजनेस फ्लरिश किया, बिजनेस फ्लरिश किया। और यहां पे जो काम करने वाले थे, कौन लोग काम कर रहे थे, ये लोग, यही तो काम कर रहे हैं।
यहां से बिजनेस फैलने की वजह से यहां पे अंबानी ने इनको सैलरी दी। अब इनके पास वापस पैसा आया, इन्होंने क्या वो यहां जमा करवाया। इस यहां से अब की बार इसने किसको दिया, अब की बार टाटा को दिया या फिर अंबानी को और दिया, वापस बिजनेस ऊपर गया। नॉर्मल स्थिति तो होती है ये कि जहां पर आय का पुनर्वितरण, आय का जो साइकिल है, मनी का जो साइकिल है, इस तरह से चलता रहता है। तो ये जो काम है इसमें देखिए, ये 1 लाख रुपए जब इसको देगा तो कौन से नियम लागू होंगे, यहां से ये ब्याज वसूल करेगा उसके कौन से नियम लागू होंगे, लोग यहां पर जो पैसा जमा करवाएंगे उस पर कौन से नियम लागू होंगे, ये लोगों को कितना पैसा ब्याज देगा इस पर कौन से नियम लागू होंगे। ये सारा मामला है मौद्रिक नीति का। और ये काम संभालता कौन है, आरबीआई। आरबीआई को इसमें अकेली शक्तियां प्राप्त हैं। आरबीआई ये देखता है कि भाई अगर यहां पर जितना पैसा जा रहा है उसका देश की आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक विकास पर, मुद्रा के प्रवाह पर क्या फर्क पड़ता है, आरबीआई ये कंट्रोल करता है। अब आप ये कहोगे कि भाई साहब सरकार क्यों नहीं कर रही। देखिए, आरबीआई में कौन बैठा होता है और संसद में कौन बैठे होते हैं। देखिए, संसद में जो लोग बैठे होते हैं वो लोगों द्वारा चुनकर वहां भेजे जाते हैं, उनसे लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की आकांक्षाएं ज्यादा जुड़ी होती हैं। वो इस तरह के फैसले भी लेने पड़ते हैं कई बार कि वो लोक लुभावने भी होते हैं। वो दूध की नदियां तो चुटकियों में बहा सकते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे, वो वादे भी कर सकते हैं, उन्हें वादे करने पड़ते हैं वोट के लिए। आर्थिक स्थिति में क्या है कि वो उनके पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, बेचारे पता नहीं कितने तो अनपढ़ लोग बैठे हैं संसद में। अब वो आर्थिक जो सिद्धांत है उनकी समझ तो नहीं रखते। मैंने यहां पर जो आपको साइकिल बताया था कि ये जो चक्र चल रहा है इसमें जो भी सिद्धांत काम करते हैं ये बहुत माइक्रो लेवल की चीजें हैं जिनके बारे में गहन जानकारी होना आवश्यक है। संसद में जो बैठे हैं उन्होंने इसके पीछे जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो थियोरीज हैं इकोनॉमिक्स में, उनकी समझ नहीं होती है। जो संसद में बैठे हैं उनको सबको नहीं होती है। तो इसलिए आरबीआई द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, आरबीआई के गवर्नर के रूप में या फिर जो डिप्टी गवर्नर है उनके रूप में। वो लोग इस पर निर्णय करते हैं कि किस प्रकार से कौन सी चीज को कब क्या करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ब्याज दरें से कंट्रोल करते हैं, ब्याज दरों से। पहली चीज तो कि कौन से टाइम में घटानी चाहिए, कौन से टाइम में बढ़ानी चाहिए। ब्याज दरों के रूप में और कौन कौन सा आ जाता है, देखिए कुछ उसके अलावा ब्याज दरों में देखिए बैंक दर आ जाती है एक, और क्या जाता है, जैसे रेपो आ जाता है। एक तरह की ब्याज दरें तो है कि भाई आरबीआई से पैसा जब बैंकों के पास जाएगा तो बैंकों को कितना ब्याज देना पड़ेगा। यहां पर मशीन कैसे काम करती है, पहले जो सर्किल जो बन रहा था, जो प्रवाह मैंने आपको बताया था कि वो बीच में एक एफआई को रखा था। अब यहां पर आपको देखिए आरबीआई है, आरबीआई से पैसा किसके पास आया, एफआई के पास आया। एफआई से पैसा किसके पास गया, लोगों के पास, ठीक है। दूसरा कंपनियों के पास, ठीक है। आरबीआई से इधर से पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास भी जाता है। गवर्नमेंट के पास जाता है आरबीआई को कि बहुत बार पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करती है, यहां लोगों को देती है योजनाओं के रूप में कि दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना टाइप, DDSLY लोगों के पास आया। अब लोगों ने क्या किया कि यहां से पैसा किसी दूसरी एफआई में जमा करवाया या फिर इसी में जमा करवाया, इसने वापस लेके इनको दिया, ठीक है। इस हिसाब से ये साइकिल यहां भी चलता रहता है। इस पूरे साइकिल को जो कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है वो एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है कि कितनी स्वस्थ तरीके से चल रहा है। अगर स्वस्थ तरीके से चल रहा है तो आर्थिक विकास में इसका योगदान किस तरह से बनता है। देखिए, कंपनियों को ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, कंपनियां अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनियां अच्छा बिजनेस कर रही हैं तो लोगों को इनकम अच्छी हो रही है, लोगों को इनकम अच्छी हो रही है तो लोग बढ़िया बचतें कर रहे हैं, बढ़िया बचत कर रहे हैं तो फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएट है उनके पास पैसा जा रहा है, वहां से ये वापस लोन में घुमाते हैं। ये सब कहानी चलती रहती है इकोनॉमी में। तो इसलिए आरबीआई की ये जो चीजें हैं, ये जो काम है, इनको करने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। इसलिए आरबीआई मौद्रिक नीति का संचालन करती है। आरबीआई के अंदर जो लोग हैं वो सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं। अब ये बात अलग है कि सरकार माने कि नहीं माने, क्योंकि सरकार कई बार नहीं भी मानती है। जैसे डीमोनेटाइजेशन का मामला था, तब सरकार ने आरबीआई की नहीं सुनी थी और उसका आपको पता ही नतीजा आपके सामने भी है कि भाई इससे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा डीमोनेटाइजेशन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को।
देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़े। खैर, ये आपके समझ में आ गया होगा। इससे ये चीज़ भी निकल कर आती है कि भाई राजकोषीय नीति का संचालन क्यों करती है सरकार। राजकोषीय नीति जो है वो एक तरह से देश का जो बटुआ है, सरकार का जो बटुआ है, उसमें पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, लोगों को हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, उससे जुड़ी हुई नीतियाँ ज़्यादा होती हैं। लोगों को किस तरह से हमारे पास जो इनकम आए वो हम कैसे बढ़ाएं ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसको साकार कर सकें। उसके लिए वो क्या है कि जनता के प्रति डायरेक्ट जवाबदेह होते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट जवाबदेह नहीं है। कैसे नहीं है? क्या आपकी जेब में पैसा नहीं पहुंचा तो आप आरबीआई को गाली नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई को आपने वोट नहीं दिया है। अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप पॉलिटिशियन को गाली निकालोगे। तो इसलिए आरबीआई का रोल उसके बाद आता है। बहुत लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरबीआई जिम्मेदार भी नहीं है लोगों को जवाब देने के लिए। आरबीआई सरकार को जवाब देगी, लेकिन इसका काम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति के संचालन से पूरे देश की अर्थव्यवस्था यूं समझ सकते हो कि आप प्रभावित हो सकती है। खैर, आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।